हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम होना है उसके लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। आज हम लोग इसमें हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट नंबर देखने वाले हैं वो है 6। ठीक है, हमने 5 प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो चैनल में हमने प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप प्लेलिस्ट पे जाएं और एक के बाद एक क्रम से सारी की सारी वीडियोस देख लें। इन वीडियोस में हम जो हमारे ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण के टोटल 9 टॉपिक्स दिए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो 9 टॉपिक्स इसके देखते हैं और इसके साथ साथ हम लोग जो हिंदी में गद्यांश आता है ना उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आपको आप देखिए टोटल जो मार्क्स है वो 15 मार्क्स है हिंदी का। हम लोग इस वीडियोस के माध्यम से टोटल 15 मार्क्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या कुछ खास क्वेश्चंस हैं आपके लिए। और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। वीडियो को लाइक आपको पसंद आए तो जरूर कर दीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके काम के लिए ही यहाँ पे वीडियोस मिलेंगी। यहाँ कुछ भी फालतू का 1 मिनट भी आपका जाया नहीं होगा। चलिए देखिए आपका मतलब जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपसे। कह रहे हैं निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो तत्सम तद्भव हमेशा ही पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे बन ही जाता है। ऑप्शंस क्या है? विकार, दंड, कोकिला या फिर नींद। हमसे कह रहे हैं तद्भव यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हों, हिंदी में यूज किए जा रहे हों, लेकिन एज इट इज नहीं, उसमें कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ किया गया हो, अपनी सुविधा के अनुसार उसको ढाला गया हो। ठीक है, तो आप देखिए विकार, दंड, कोकिला या फिर नींद। तो आप देखिए जो ऑप्शन डी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नींद जो है ना वो एक तद्भव शब्द है। ठीक है, यदि हम इसके तत्सम की बात करें तो ये हो जाएगा निद्रा। क्या हो जाएगा? निद्रा। ठीक है, तो निद्रा से हमने अपनी सुविधा के अनुसार क्या बना लिया? नींद। ठीक है, बाकी सब तत्सम है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं कि निम्न में से कौन असुर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखिए निश्चर, दनुज, राक्षस या महाकाय। तो आपको समझ आ रहा होगा निश्चर, दनुज और राक्षस ये सभी मतलब कि वही असुर के ही पर्याय हैं, लेकिन जो महाकाय है ना ये आप देखिए ये असुर का पर्याय नहीं है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो निश्चर, दनुज, राक्षस, दानव, निशाचर, रजनीचर ये सभी आपको असुर के पर्यायवाची मिल जाएंगे, जबकि महाकाय आप देखिए तो ये विशाल यानी कि बहुत बड़े का समानार्थी शब्द है, ना कि महाकाय जो है असुर का पर्याय। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिए, ये विशाल यानी कि बहुत बड़ा कुछ है उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं। कहते हैं ना महाकाय, महाकाय वृक्ष था, वो भीम जो थे उनके लिए ये जो है मतलब बात की जाती थी। भीम का मतलब महाकाय शब्द जो है वो भीम के लिए यूज किया जाता है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है। यानी कि एक साइड आपको शब्द दिया है, दूसरी साइड उसका विलोम दिया है, आपको बताना है कौन सही नहीं है। ठीक है, इस पे हमेशा नजर बना के रखिए। ऑप्शंस देखिए राग विराग, बच्चा जवान, व्यष्टि समष्टि, उत्तम का अधम। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा व्यष्टि समष्टि। ठीक है, इसका उत्तर ना सी, ये हाँ ये रहा ऑप्शन सी, यानी कि बच्चा और जवान। ये गलत है, क्योंकि बच्चे का जवान थोड़ी ना होता है, बच्चे के बाद जो है बूढ़ा हो जाएगा वो, मतलब बच्चे का विलोम क्या हो जाएगा? बूढ़ा। जवान थोड़ी ना होगा, वो तो बीच की अवस्था है। तो चलिए इसका सही उत्तर देखिए वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। थोड़ा क्रम उल्टा हो गया था, इसी वजह से मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, तो इसको दरअसल इस तरह से लिखा हुआ था और ये टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो गया, ऐसे ऐसे रहता तो ठीक रहता। फिलहाल के लिए जो सही चीजें हैं वो आप जानिए क्रम में क्या रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसको कुछ भी कर लीजिए मारियो गोली। यहाँ पे देखिए सीधे सीधे कि कौन सा विलोम सही नहीं है। तो बच्चे का जवान नहीं होगा, बच्चे का बूढ़ा हो जाएगा। बाकी राग का विराग होता है, व्यष्टि का समष्टि होता है, और व्यष्टि का समष्टि कई बार पूछा गया है, तो इसको जितने स्टार लगा सकते हैं उतना कम है। ये क्या हो गया? चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं सुधी, मनीषी, बुध निम्नलिखित में से किसके पर्याय हैं। ठीक है, ऑप्शंस देखें पंडित, धनी, पति या फिर गुरु। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सब पंडित के लिए जो है शब्द यूज किए जाते हैं। पंडित के जो अन्य शब्द हैं उन्हें भी देख लीजिए, जैसे सुधी, मनीषी, बुध तो है ही, इसके साथ साथ विद्वान और कोविद भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, गुरु का देख लीजिए। तो गुरु आपने पढ़ा होगा हिंदी में जो मात्राओं की गणना की जाती है, जैसे कोई दोहा है
कोई चौपाई है तो उसमें मात्राओं की गणना की जाती है। तो उसमें आपने देखा होगा जो छोटी पाई वाला रहता है, मतलब कि जिसमें मात्रा नहीं रहती, उसे हम लघु कहते हैं। जो बड़ी पाई वाली यानी कि बड़ी मात्रा वाला रहता है उसको हम गुरु कहते हैं। तो वहीं से ये प्रेरित है कि गुरु को क्या कहा जाता है, बड़ा भी कहा जाता है, पूज्य तो कहा ही जाता है, मार्गदर्शक भी कहा जाता है, और बृहस्पति, तो गुरु जी है, मतलब कि गुरुवार, बृहस्पतिवार को कहते हैं ना गुरुवार, तो वैसे ही इसका नाम है बृहस्पति। ठीक है, चलें पति का देखिए, हमें तो पति का मतलब सब कुछ समझ आया। ये तीसरा वाला पति का जो दिया हुआ है ये सबसे घटिया टाइप का है। काहे बात का ईश्वर, तो देखिए स्वामी दूल्हा यहाँ तक ठीक है, ईश्वर वाले पे तो सारी लड़कियों को आपत्ति करनी चाहिए कि ये विलोम बना तो बना कैसे। चलिए फिलहाल के लिए हमेशा से यही सारी चीजें चली आ रही हैं, पति परमेश्वर है, हालांकि चलिए बात नहीं करते फालतू। अमीर की बात, मतलब अमीर जो शब्द है यदि हम इसके पर्याय की बात करें तो इसका सही क्या हो जाएगा, रईस, दौलतमंद और धनवान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि मार्तंड, अर्क, अंशुमाली ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ऑप्शंस देखिए, रोशनी बिल्कुल नहीं, चंद्र बिल्कुल नहीं, सूर्य या फिर रेखा। तो जाहिर सी बात है इतने जो बड़े बड़े से आपको दिख रहे हैं पर्याय, ये किसके हो जाएंगे, तो भगवान सूर्य के, यानी सूर्य देव के पर्याय हैं, केवल सूर्य का ही ज्यादा ठीक है। सूर्य के पर्याय है मार्तंड, अर्क, अंशुमाली। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखिए तो दिनकर और दिवाकर भी इन्हीं के होते हैं। क्या, दिनकर, दिवाकर, और इसके साथ आप भास्कर भी देखिए तो इन्हीं के हैं, भास्कर। ठीक है, तो ये कुछ पर्यायवाची हैं किसके, सूर्य के। ठीक है, कुछ अन्य पर्यायवाची आपको यहाँ पे दी गई है, देख लीजिए, जैसे चंद्र, चंद्रमा की भी पर्यायवाची बहुत पूछी जाती है। और हाँ, अभी यहाँ पे देखिए भानु और आदित्य भी सूर्य के पर्याय हैं, मतलब बहुत सारे हैं कुल मिलाकर के। चंद्र की पर्याय देख लीजिए, तो चंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा शशि, हिमकर, रजनीश, चांद, मयंक और सुधाकर। ठीक है, यदि यही हम रोशनी की बात करें तो रोशनी के पर्याय हो जाएंगे प्रभा, प्रकाश, दीप्ति और ज्योति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो लोकोक्तियां और मुहावरे ये हमारे सिलेबस का ही टॉपिक है, हमेशा ही पूछा जाता रहा है। एक साइड आपको ना लोकोक्ति दी गई है, दूसरी साइड उसका सही जो अर्थ है वो आपको मिलान करना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तभी तो सही से दिखेगा। चलिए, कह रहे हैं कि पंचों का कहा सिर माथे, और दूसरा हमारी बिल्ली हमें से म्याऊं, सुना है कि नहीं ये। और फिर कह रहे हैं सहज पके सो मीठा होए, यहाँ पे होना चाहिए था होए, ये क्या हो रहा है, ये होगा होय। ठीक है, बीती ताहि विचार दे आगे की सुध ले। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ आपको दी गई हैं, और आपको उत्तर में, मतलब उत्तर का मतलब है जो अर्थ दिया गया है, कह रहे हैं फैसला मानना, बीती बातें मतलब बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचें, समय पर ही काम पूरा होता है, सहायता करने वालों पर रौब जमाना। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो इजी वाला है उसको करेंगे, और वो कौन सा है, मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सहायता करने वाले पे रौब जमाना। ठीक है, तो कहाँ पे है मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं, ये रहा, इसका हो जाएगा डी वाला। ठीक है, तो 2 का डी सबसे पहले देखिए कहाँ पे है, इसका इंक चेंज करें तो ये देखिए 2 का डी आपको कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए केवल एक में दिख रहा है, और इसी के साथ इसका उत्तर भी यही हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो अन्य है उसको भी मैच कर लेते हैं तभी फायदे में रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि पंचों का कहा सिर माथे, तो ये होता है फैसला मानना। ठीक है, फिर कह रहे हैं सहज पके सो मीठा हो, यानी कि मतलब कि समय पर ही काम पूरा होता है, इसका हो जाएगा ये। बचा केवल एक, बीती ताहि विचार दे आगे की सुध ले, इसका हो जाएगा कि बीती बातों को भूलकर भविष्य की सोचें। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 का ए हो जाएगा, 2 का देखिए डी हो जाएगा, 3 का हो जाएगा सी, और डी का हो जाएगा बी। यानी कि कैसे हो गया देखिए, तो एक सेकेंड, डी वाला तो कुछ अलग ही लिखा हुआ दिख रहा है। फिलहाल के लिए देखिए ए डी सी बी कहीं दिख रहा है, ए डी सी बी। ठीक है, यही है उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और आप चाहें तो इसको बढ़िया स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत सुंदर दिख रहा है ये। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है, कौन सा बहुवचन शब्द है वो बताइए। तो वचन, लिंग, ये सारी टॉपिक्स दिए हुए हैं, टोटल 9 टॉपिक्स दिए हुए हैं, 9 के 9 टॉपिक्स हमने शामिल करने का प्रयास किया है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है, दिव्या, हीरा, प्याला या फिर समाचार। तो आप देखिए जो समाचार है ना, ये ऑलवेज प्लूरल है, यानी कि हमेशा ही किसमें यूज होता है, प्लूरल संख्या में, यानी कि बहुवचन में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। ठीक है,
तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन। और वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप देखिए दो वचन के होते हैं, दो मतलब कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक वचन, और दूसरा है बहुवचन। ठीक है, संस्कृत में शायद ये तीन हो जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, लेकिन हिंदी में आपको दो ही देखने को मिलते हैं, एक तो एक वचन और एक से अधिक है तो बहुवचन, फिर चाहे वो एक से अधिक दो हो या तीन हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, आगे देखिए हिंदी में कई सारे ऐसे शब्द हैं जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं, यानी कि हमेशा ही बहुवचन में यूज होते हैं, जिसमें जो प्राण शब्द है ना ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और कौन से हैं, समाचार हो गया, दर्शन है, होश, ठीक है, लोग और आंसू। तो ये सभी हमेशा ही बहुवचन में यूज होने वाले शब्द हैं, प्राण जरूर याद रख लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। आगे देखिए पानी, दूध, भीड़, सत्य, टोली, आकाश, वर्षा आदि, ये सब ना ऑलवेज सिंगुलर है, यानी कि हमेशा ही एक वचन में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है, यानी कि फेमिनिन है। ऑप्शंस क्या है, नमक, लौंग, भात या फिर पनीर। उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लौंग। ठीक है, चलिए तो हिंदी व्याकरण में संज्ञा के जिस रूप में व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग। हिंदी में आपको लिंग दो तरह से मिलेंगे, एक तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, वहीं आप देखें जो लौंग शब्द है ना वो स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि नमक, पनीर और भात ये सभी पुल्लिंग है। और लौंग जो है वो मतलब कि एक तरह की वनस्पति है, आपको बताना है कमेंट करके, जीएस में बहुत पूछा जाता है कि हम लोग इसमें जो खाते हैं इसका हिस्सा वो क्या है, मतलब कि फूल है, कली है, फूल या फिर जो है तना है या जड़ है, क्या चीज खाते हैं लौंग का। चलिए आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है। इसके पहले हमने स्त्रीलिंग देखा, अब हम लोग पुल्लिंग देखेंगे। ऑप्शन देखिए, गिलहरी, कोयल, खटमल, मक्खी। तो गिलहरी और मक्खी इसमें तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, और कोयल में भी कंफ्यूजन होने लायक नहीं है, तो ये तो एकदम इजी सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मतलब होता है ना कि एकदम जो एग्जामिनर है वो एकदम आप पे मेहरबान टाइप का है कि एकदम इजी सा पूछ लेंगे, चलो यही बता दो भैया तुम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, यानी कि खटमल। तो खटमल जो है ये पुल्लिंग है, जबकि गिलहरी, कोयल, मक्खी ये सारे के सारे स्त्रीलिंग जो है हो जाएंगे। और आपको अभी ऊपर हमने बताया था कि हिंदी व्याकरण में दो प्रकार के लिंग होते हैं, एक तो स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। और कुछ अन्य शब्द दिए हैं इस पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के, उन्हें भी देख लीजिए। जैसे स्त्रीलिंग, सबसे पहले पुल्लिंग देखें, दिवस हो गया, माँ हो गया, कछुआ, उल्लू, अम्बुज। वैसे तो बहुत सारे हैं, यहाँ कुछ दिए हुए हैं वो अब देखें। स्त्रीलिंग में देखें, ईख, अफीम, अहिंसा, आग, इमारत, कक्षा आदि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और अगले क्वेश्चन में जो है वाक्य शुद्धिकरण से क्वेश्चन बना हुआ है। तो एक क्वेश्चन ये भी दिला के जाता है, अगर सही से चीजें हो जाए तो एक नंबर दिला ही देता है एग्जाम में। ऑप्शंस क्या हैं, कह रहे हैं कि दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। दूसरा, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। तीसरा कह रहे हैं दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया। चौथा है कि दुश्मन ने गोले और तोपों मतलब तोपे से आक्रमण किया। तो तोपे तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो अपने आप में ही फिसड्डी है, इसको छोड़ ही दें। कह रहे हैं कि दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया, नहीं ये भी नहीं होगा। दूसरा वाला एकदम ठीक है कि दुश्मन ने गोलों और तोपों से मतलब तोपों से आक्रमण किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने देखा होगा जिस दिन हमने सिलेबस डिस्कस किया था तो हमने आपको बताया था कि सिलेबस में जो हिंदी में गद्य और पद्य हैं महत्वपूर्ण, उनकी रचनाएं और उनके लेखक का नाम पूछा गया। तो वहीं से प्रेरित ये क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ऑप्शन देखें, राम प्रसाद निरंजनी बिल्कुल नहीं, सैयद इंसान अल्लाह खां तो बस यही है ये हैं, लल्लू लाल बिल्कुल भी नहीं, सदल मिश्र बिल्कुल भी नहीं। हाई स्कूल में इन लोगों का नाम बहुत पढ़ने में आता था। तो रानी केतकी की जो कहानी है इसके लेखक आप देखें तो सैयद इंसान अल्लाह खान जी हैं, और कुछ विद्वान इसे हिंदी की पहली कहानी भी मानते हैं। इनका जन्म, किनका जन्म, रानी केतकी की कहानी का नहीं, इंसान अल्लाह खान का जो जन्म है वो उस टाइम के बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मुर्शिदाबाद में हुआ था। उदय भान चरित, उर्दू गजलों का दीवाना, मसनवी, शिकारनामा, झूठा निकला, करार तेरा आदि, ये सभी इंसान अल्लाह खान की कुछ फेमस रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन और आ गया है हमारा गद्यांश। ठीक है, तो चलिए गद्यांश हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 17 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी गद्यांश से ही बने हुए हैं।
कह रहे हैं निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़ करके उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। ठीक है, पहले गद्यांश ही पढ़ लेते हैं या पहले क्वेश्चंस देख लें? पहले गद्यांश ही पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। यह जरूर है कि विज्ञान में अंध आस्था की प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। मतलब यह है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। वह स्वयंभू या स्वयं सिद्ध होने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब तक वह गलत नहीं साबित हो तब तक वह सच ही माना जाता है। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिन्मय चिरंतन न होकर के एक सापेक्ष अवधारणा होती है। वह अपने समय में एक सदर्थ सच्चाई ही बयान करती है। सॉरी, सदर्थ नहीं तदर्थ लिखा है, मेरा दिमाग कहाँ गया है। आगे देखें। मसलन कई सौ बरस तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अभेद ही माना जाता रहा। वह एक सच्चाई थी, लेकिन बाद में आइंस्टीन के सिद्धांतों तथा क्वांटम फिजिक्स ने उसका खंडन प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह भी नहीं कि अब न्यूटन का सिद्धांत बेमानी हो गया। आज भी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन हो या उपग्रहों का प्रक्षेपण, न्यूटन की गतिकी और गुरुत्व सिद्धांत ही काम में लाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के आगमन को दो तरह से देखा जा सकता है। एक, इसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया, और दूसरा कि इससे न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा और न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हो गया। ठीक है, तो ये साइंस से लिया गया एक पैराग्राफ है। ठीक है, अब आपको बताना है इसके आधार पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसका सही उत्तर। पहला क्वेश्चन है कि विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? ठीक है, असत्य बताना है हमें। ऑप्शंस, विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। दूसरा, विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा होती है, तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। कह रहे हैं विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। क्या ये बात ऐसा कहीं था? नहीं ना, ये गलत है। और इसका उत्तर जो है वो यही सी वाला हो जाएगा। अन्य जो है वो सब ठीक है कि विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं, तो पहली लाइन यही थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, और इसके पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है एक असत्य कथन है, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिन्मय चिरंतन न होकर एक सापेक्ष अवधारणा होती है। वह अपने समय में एक तदर्थ सच्चाई ही बयान करती है। अन्य कथन जो है वो आपको सही देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगले देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कह रहे हैं कि निम्न में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता? ऑप्शन देखें। दर्शन, विज्ञान, साहित्य या फिर इतिहास। जब हमारे पास जो पैराग्राफ है वो विज्ञान से संबंधित है, तो और किसी चीज की बात ही नहीं करनी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। अगला क्वेश्चन क्या है? न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? तो लास्ट लाइन में हमने यही देखा था। ऑप्शन क्या है? क्वांटम फिजिक्स, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, गति का नियम या भारतीय दर्शन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, अभी जैसे कोई अचानक से आए और सीधे इन्हीं क्वेश्चंस पे आ जाए तो उसको लगेगा थंबनेल में हिंदी लिखा हुआ है, यहाँ पे साइंस की प्रैक्टिस चल रही है। तो ये चीजें हो जाती हैं कभी कभी ना, आंखों देखी जो चीजें गलत हो जाती हैं वो ऐसे ही गलत होती हैं। चलिए आगे देखेंगे, और इसके पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि जो क्वांटम फिजिक्स है उसके आगमन से न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा था। लास्ट लाइन में हमने देखा था ना, और वो क्या था? न्यूटन का जो सिद्धांत है इससे वो परिष्कृत हुआ। चलें आगे देखें। कह रहे हैं कि आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता था? तो हमने देखा ही था किसका होता है, तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। ठीक है, सबका सब पैराग्राफ में एकदम एज इट इज दिया हुआ है, तो बहुत टेंशन लेने वाली इसमें चीजें नहीं है। कह रहे हैं किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? तो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, क्वांटम फिजिक्स, गति का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो लास्ट जो लाइन है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि क्वांटम फिजिक्स के आगमन ने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया, यानी कि हो जाएगा उत्तर आपका क्वांटम फिजिक्स। ठीक, ऑप्शन बी वाला। अगला क्वेश्चन संधि विच्छेद से। तो कह रहे हैं कि उद्घाटन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, ये आपको बताना है। तो चलिए देख लीजिए।
पहला ऑप्शन क्या है, उद प्लस घाटन, दूसरा है उत प्लस घाटन, तीसरा है उ प्लस घाटन और चौथा है उत प्लस घाटन। ठीक है, तो यदि आप इसका सही संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना उत प्लस घाटन यानी ऑप्शन बी वाला। ठीक है, तो ये आपको जो संधि विच्छेद है वो किस तरह से किया गया है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा कि उद्घाटन शब्द का संधि विच्छेद क्या है, उत प्लस घाटन। यह किस संधि का एग्जाम्पल है, तो जाहिर सी बात है स्वर्ण स्वर्ण मतलब स्वर स्वर मिल नहीं रहे हैं तो जाहिर सी बात है व्यंजन हो जाएगा, तो ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। और व्यंजन संधि में आपको एक नियम बताया गया है कि यदि पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण यदि व्यंजन अथवा स्वर हो तो जो विकार होता है उसे ही क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोगों ने महेश्वर सूत्र पढ़ा है कि नहीं, हम लोगों ने तो हाई स्कूल में पढ़ा था लेकिन उस टाइम पे नहीं समझ आया था, लेकिन इंटर तक आते आते चीजें याद हुई थी, हालांकि याद उस टाइम पे हुई थी, अभी तो भुला गया है महेश्वर सूत्र, तो वहीं से ये लिया गया है कि यदि है ना कचटप, तो वहीं से लिया गया है कि यदि क च ट त तथा पा के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, जैसे या मतलब या फिर या रा ला वा, इनको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। याद है कि नहीं आप लोगों को ये सारी चीजें, हालांकि ये अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये सारे हमारे यूपी ट्रिपल एससी पेट का हिस्सा नहीं है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन अन्य एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे आरओ यारो सॉरी आरओ यारो नहीं, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स है ना वो पूछ लेता है, और भी बहुत सारे वनडे एग्जाम से पूछे जाते हैं, टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो अगर पता है तो बहुत अच्छी चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये व्यंजन संधि है, उस वजह से यहाँ पे चीजें बताई गई हैं कि यदि क च ट त पा के बाद किसी वर्ग का तीसरा, तीसरा अर्थात जैसे अगर आप का वर्ग लेने जाएंगे तो का वर्ग का तीसरा जो लेटर है वो क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। ठीक है, तो ये यही बात यहाँ पे कह रहे हैं, तीसरा या चौथा, चौथा क्या हो जाएगा, घा। ठीक है, वर्ण आए अथवा या रा ला वा यानी कि अंतस्थ व्यंजन आए, उसके बाद कह रहे हैं अथवा कोई स्वर आए, स्वर में आ ई उ कोई सा भी स्वर आए तो जो का है, चा है, टा त तथा पा है, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे उत प्लस घाटन। ठीक है, तो यहाँ देखिए त थ दा, तीसरा वर्ण जो है दा आ रहा है, तो इसी वजह से ये हो जा रहा है उद्घाटन। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखें वाक प्लस जाल, तो का जो है यहाँ पे का है, तो इस ई वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाएगा क ख ग यानी कि गा। ठीक है, तो जो यहाँ पे का आधा अधूरा था वो यहाँ पे गा के रूप में आधा अधूरा हो गया और चेंज होकर के क्या बना, वाग जाल। ठीक है, चलें आगे देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शंस क्या है, मुझे बहुत आनंद आती है, साफ साफ गलत है। कुछ लोग तो जो अंग्रेज बैठे हैं ना अपने भारत देश में वो इसी तरह की हिंदी बोलते हैं, मुझको बहुत आनंद आती है। दूसरा, मुझे बहुत आनंद आते हैं, तो आते भी नहीं होगा। मुझे बहुत आनंद आता है, एकदम ठीक बात है, मुझे बहुत आनंद आता है, दोनों एक ही जैसे रिपीट हो गए हैं, तो ऑप्शन इसका चाहे सी मान लीजिए चाहे डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं कि बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि, कौन सा मुहावरा बोला होगा ये आपको बताना है। इन तिलों में तेल नहीं, कंगाली में आटा गीला, सर सलामत तो पकड़ी हजार, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि इन तिलों में तेल नहीं, यानी कि बूढ़ी औरत ने जब कपड़ा मांगा और मालिक ने मना कर दिया, तो समझ लीजिए कि जो वहां पे मतलब कि उस बूढ़ी औरत के लिए किसी के द्वारा मुहावरा यूज किया गया वो है इन तिलों में तेल नहीं, अर्थात जो कंजूस व्यक्ति है ना उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे कि मेरे मामा। चले फिलहाल के लिए कुछ मुहावरा और अर्थ है उसको देख लीजिए। जैसे कंगाली में आटा गीला, तो एक विपत्ति पर दूसरी विपत्ति आना, इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। और एक और कहावत है जो ये नानी मेरे लिए कहा करती थी कि राजा विक्रमा पर विपद पड़ी तो भूंजी मछली जल में पड़ी। बचपन से ही मुझे वो ये वाली कहावत सुनाती रहती थी, ताकि मैं मतलब कि अपनी लिमिट में रहना सीखूं। लड़कियों को तो वैसे भी हर कोई लिमिट में ही रहना सिखाता है, फिर चाहे वो पैसे की बात हो या फिर परवरिश संस्कारों की बात हो, बस कितना लिमिट हो सके उतना लड़कियों को सिखा दिया जाता है। खैर चलिए दूसरा देख लीजिए कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो अपने घर में गुणी योग्य व्यक्ति का कम सम्मान होता है, ये बात एकदम सही भी है। ठीक है,
अब पेरेंट्स को ही देख लीजिए, आप भले ही आपके पास कितना भी नॉलेज हो, आप उनको समझाते रहेंगे, वो बिल्कुल नहीं समझेंगे। सेम वही बातें अगर कोई आस-पड़ोस का या बाहर का कोई भी व्यक्ति आके समझा देगा ना, बोल देगा, तो उनको लगेगा बस यही परम ज्ञानी व्यक्ति मिला है आज मुझे और ये जो बोल रहा है वही अंतिम सत्य है। आप कुछ भी कहते रहो, मतलब कोई इज़्ज़त ही नहीं होती, तो वही इसीलिए ये वाली जो है कहावत आती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आप लोगों को बुरा तो नहीं लगता ना कि मैं चीज़ें बीच-बीच में जो है अपने घर परिवार की बातें बोलती रहती हूँ। कुछ ना कुछ तो रहना भी चाहिए ना एंटरटेनमेंट टाइप का, वरना लगातार चीज़ें एक ही जैसे पढ़े जा रहे हैं तो फिर थोड़ा-सा बोर होने को हो जाता है। तो कुछ अगर एन्जॉय के साथ मिल जाए ना तो कभी-कभी चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं। जैसे मैंने जो मतलब की कहावत अभी आपको बताई वो हो सकता है वैसे हम लोग कहीं पढ़ते तो ना समझ आती, लेकिन मैंने चूँकि इसको कोरिलेट करके बताया तो ज़्यादा संभावना है कि वो ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहेगी। अब यही कहावत मैंने कभी पढ़ी होती ना तो शायद मुझे याद नहीं रहती। बचपन में कही गई कहावत जो है आज तक मुझे याद है। क्यों? क्योंकि कहा गया है, समझाया गया है। इसी वजह से बीच-बीच में बोल देते हैं। बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप लोगों को अगर खराब लगता है बोल सकते हैं बस। कमेंट बॉक्स मतलब ओपन ही है। चलिए देखिए, कह रहे हैं वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में सही शब्द का आपको चुनाव करना है। ऑप्शन क्या है? गाँव के लोगों को क्या कहते हैं? अब बहुत सारे जो होशियार लोग हैं ना वो कह देंगे गँवार। मैं सही बता रही हूँ, बहुत सारे लोग इसका जो है साफ-साफ उत्तर गलत करके आएँगे जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, ठीक है? तो इसका गँवार नहीं होगा, जो गाँव के रहने वाले लोग हैं ना वो गँवार नहीं होते हैं, वो ग्रामीण व्यक्ति होते हैं, ठीक है? जो गाँव में रह रहे हैं वो ग्रामीण हैं और जो शहर में रह रहे हैं वो शहरी हैं, ठीक है? तो लास्ट क्वेश्चन है आज का और इसी के साथ वीडियो समाप्त भी हो जाएगी। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है? यानी कि जैसे अभी सपोज दैट एक व्यक्ति है तो उसके लिए एक वचन में यूज़ हो रहा है, आगे चल कर के 2 लोग हो जाएँगे तो बहुवचन में यूज़ होगा, उस तरह से चीज़ें पूछ रहे हैं। कह रहे हैं बेटा, काका, चाचा या फिर फूफा, तो ज़ाहिर-सी बात है बेटा हो जाएगा। अगर एक लड़का है तो बेटा, एक लड़की है तो बेटी, अगर 2 से आगे हैं तो हो जाएँगे बेटे, लड़की हैं तो बेटियाँ, ठीक है? बाकी काका, फूफा, चाचा ये सब तो चाहे 1 हो चाहे 4 हो सबको काका ही, फूफा ही और चाचा ही कहते हैं, ठीक है? चाचा का चाचो नहीं हो जाएगा, फूफा का फूफो नहीं हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो यही रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो में बताई गई जो चीज़ें हैं वो समझ आई होंगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक वाइक करना ना भूलें, ठीक है? लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, ठीक है? और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन करके रखिए और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।